गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम PT 365 इंटरनेशनल रिलेशंस की मैगजीन कर रहे थे, तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन इंडिया, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसकी 5th जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो हुई है कहाँ पे? ताजिकिस्तान के दुशानबे में हुई है। अब ये देख लेते हैं जो कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है ये है क्या। पहली बात, ये मल्टीनेशनल फोरम है जिसका काम क्या है कि पीस को प्रमोट करना और सिक्योरिटी को और स्टेबिलिटी को, किसमें? एशिया में। ये अपनी जो प्रिंसिपल्स हैं उसका कहाँ से? सॉवरेन इक्वालिटी, कि हम किसी भी मेंबर स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में नॉन इंटरफेयर नहीं करेंगे, और सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चर को क्या कॉपरेशन करने पे काम करते हैं ये। अगर आपको CIC का इस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का अगर आपको मेंबर बनना है, तो पहली बात उस स्टेट को पहली बार उस एशिया की टेरिटरी का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। 5th ये कॉन्फ्रेंस हुई है जो ताजिकिस्तान में हुई है। ये मल्टीनेशनल फोरम है, इसका काम यही है कि पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी रख सके एशिया में। और ये किस पे काम करती है? इसके प्रिंसिपल्स हैं कुछ, हाँ, कि हर कंट्री अपनी सॉवरेन है, हमें किसी के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना है, और हर में हमने इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर में कॉपरेशन करनी है। ठीक है गाइज। ये जो कॉन्फ्रेंस होती है, ये समिट जो होती है हर 4 साल में एक बार होती है। ये जो पहली बार बनाई गई थी वो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं नूरसुल्तान नजारबाय, उन्होंने प्रपोज किया था। UN जो है वो इसका ऑब्जर्वर स्टेटस है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है इस कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट करते हैं क्रिसचर्च कॉल टू एक्शन। गाइज पहले मैं आपको बताता हूँ ऊपर ऊपर से ही है क्या। क्रिसचर्च कॉल टू एक्शन एक ऐसा स्टेप है ताकि जो टेररिज्म साइबर के थ्रू फैलता है, आई मीन सोशल मीडिया के थ्रू जो टेररिज्म फैलता है, उसे कॉम्बैट करने के लिए ही हमने एक्शन लिया। ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट है क्रिसचर्च कॉल टू एक्शन, ये साइन किया था, अडॉप्ट किया था किसने? 26 नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। ये इनिशिएटिव किस किस के द्वारा लिया गया था? फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा, और साथ में जो टॉप सोशल मीडिया कंपनीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ताकि जो ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म है, जो टेररिज्म फैलता है, हम उन्हें कॉम्बैट कर सकें और इंटरनेट को एक सिक्योर प्लेस बना सकें। ये आउटलाइन करता है कलेक्टिवली और वॉलंटरी कमिटमेंट जो कि गवर्नमेंट करती है, और जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उन्हें क्या करना है, कोई भी अगर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म कंटेंट है ऑनलाइन पे, उस इशू को एड्रेस करना है, ताकि हम जो इंटरनेट है उसको एक सिक्योर प्लेस बना सकें, वहाँ पे कोई भी इंटरनेट का मिसयूज़ ना कर सके, और साथ में हम जो इंटरनेशनल हमारे ह्यूमन राइट लॉज हैं उनको मेंटेन कर सकें। जो सिग्नेटरीज हैं इसमें फ्रांस है, न्यूजीलैंड, यूरोपियन कमीशन है, आयरलैंड, नॉर्वे, सेनेगल, कनाडा, जॉर्डन, UK, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, स्पेन, नीदरलैंड, स्वीडन एंड इंडिया। USA ने इस कॉल को ज्वाइन नहीं किया था। ये क्या है कि भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस हर बंदे का एक फ्रीडम है, तो इस वजह से उसने ये कह के ये जस्टिफाई करके USA ने ज्वाइन नहीं किया था। अभी जो हमने क्रिसचर्च कॉल टू एक्शन लिया है, ये एक इनिशिएटिव लिया है। इसके अलावा क्या है जो इनिशिएटिव्स हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं? टेक अगेंस्ट टेररिज्म भी एक इनिशिएटिव लिया गया था जो कि सपोर्ट किया गया था UN के काउंटर टेररिज्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टोरेट के द्वारा, जो एक ग्लोबल टेक इंडस्ट्री है जो काम करती है कि टेररिज्म जो हम इंटरनेट पे यूज़ करते हैं टेररिज्म फैलाने का, उसको टैकल कर सके और ह्यूमन राइट्स को क्या कर सके? मेंटेन कर सके। एक और हमारा इनिशिएटिव जो लिया था ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म, ये इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव है। ये भी पार्टनरशिप किसके साथ? UN टेक्ट के साथ पार्टनरशिप करके काम करते हैं, ताकि जो भी प्रमोट हो रहा है टेररिज्म उसको क्या कर सकें? हम टैकल कर सकें और उसे रिमूव कर सकें। अकापा प्रोसेस है, ये जॉर्डन में एस्टेब्लिश की गई थी ताकि काउंटर करने के लिए रेडिकलाइजेशन एंड द टू काउंटर रेडिकलाइजेशन, और जो अरब कंट्रीज़ में, अरब वर्ल्ड में जो एक्सट्रीमिज़म फैलता है उससे क्या करने के लिए? ख़त्म करने के लिए। एक और ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम भी खोली हुई थी। एक इनफॉर्मल है, ये ए पॉलिटिकल और मल्टीलेटरल काउंटर टेररिज्म प्लेटफॉर्म है, 2011 में लॉन्च हुई थी। इसका भी काम यही है कि भी ताकि हम ऐसे टूल्स बना सकें जिससे हम काउंटर टेररिज्म को स्ट्रेंथन कर सकें, और जो अपना एक सिक्योर इंटरनेट को एक सिक्योर प्लेस बना रखें। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है किसका? ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम का। तो होप गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वॉच लिस्ट। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अभी पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में रख दिया है। अब किसी भी कंट्री को टिल जून 2020 तक किसी भी कंट्री को ग्रे लिस्ट में रखने का मतलब ये नहीं है कि आप उस कंट्री के डायरेक्ट लीगल या पैनल एक्शन ले लोगे। बस ये है कि अभी जो वहाँ की रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पे आप क्या करते हो? थोड़ी सिक्योरिटी रखते हो, नज़र बना के रखते हो। ठीक है, पाकिस्तान को अभी ये बोला है कि उनको एक अपना एक्शन प्लान सबमिट करना होगा, और उसमें ये बताना है किस तरह से वो टेरर फाइनेंसिंग को कर्व कर सकता है, किस तरह से वो मनी लैंडरिंग के इश्यूज़ को कर्व कर सकता है। मई तक उसे ये बताना है।
ग्रुप पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में भी रख सकता है या फिर नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ में और टेरिटरीज़ में रख सकता है, जो कि अभी ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ, अगर इसने ये प्लान सबमिट ना किया या फिर ये उस हिसाब से एक्ट करने में फेल हो गया। अब कुछ देख लेते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि 1989 में एस्टेब्लिश हुई थी। OECD के हेडक्वार्टर में ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के और हेडक्वार्टर में ये जो कि पेरिस में है। इसमें 39 फुल मेंबर हैं, जिसमें जो 37 मेंबर जुरिस्डिक्शन में है और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और इंडिया इसका मेंबर। ये आपको पता होना चाहिए कि FATF का इंडिया मेंबर है या नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है, ऑब्जेक्टिव FATF का, कि मनी लॉन्ड्रिंग के इशूज़ को कम्बाट कर सके, जो टेररिस्ट में फाइनेंसिंग होती है उसको हम बंद कर सकें, या फिर जो भी हमें क्या करना है, जो भी थ्रेट हैं जो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को लेके, उन्हें हमें रिमूव करना है। नेक्स्ट देखते हैं रोहिंग्या इशू इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अभी क्या हुआ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रूल किया कि म्यांमार जो कंट्री है उसको कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए सो दैट जो उसकी कंट्री के रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनको क्या कर सके, तो प्रोटेक्ट कर सके, और साथ में जो एक एविडेंस होते हैं जो एलिगेशन ऑफ जेनोसाइड को, उसको भी प्रोटेक्ट कर सके। अब क्या है, नवंबर 2019 में क्या हुआ था, रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे गई और म्यांमार के अगेंस्ट उस पर आरोप लगाया कि ये वायलेट कर रहा है किसका, कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड द पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड। जीनोसाइड क्या होता है कि आप फिजिकली कोई अब्यूज़ करते हो मेनली, ताकि उस किसी कम्युनिटी के साथ, ठीक है। अभी जीनोसाइड के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। जो गाम्बिया और म्यांमार ये दोनों पार्टी हैं किसकी, जीनोसाइड कन्वेंशन की, और ये अलाउ करती है अगर किसी ने भी कन्वेंशन को वायलेट किया तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जा सकती है अंडर आर्टिकल 9 ऑफ द कन्वेंशन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने म्यांमार को ऑर्डर किया कि आपको सारे मेजर्स लेने चाहिए जिससे आप ये जीनोसाइड है उसको क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके अगेंस्ट द रोहिंग्या। क्या करते हैं जीनोसाइड में, वो कुछ बॉडली में मतलब कि कुछ अटैक कर देते हैं या कुछ डिस्ट्रक्शन करते हैं, जिस वजह से अगर वो रोहिंग्या को रखना नहीं चाहते तो वो रोहिंग्या की पॉपुलेशन ही ना बढ़े, उस तरह से वो कुछ कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है इसको आप नेट पे जाओ, गूगल पे जाओ, वहाँ पढ़ो, क्योंकि ये थोड़ा बताने में थोड़ा बेकार लगता है, तो आप वहाँ देखना। रोहिंग्यास हैं कौन, ये मेनली मुस्लिम ग्रुप हैं जो कि म्यांमार में रहते हैं, मेनली रखाइन स्टेट वेस्टर्न कोस्ट पे। ये क्या करते हैं, बंगाली का ही टच बोलते हैं एक लैंग्वेज, जो कि जबकि जो म्यांमार की जो लैंग्वेज है वो बुर्मीस लैंग्वेज बोलते हैं, तो इनकी अपोजिट लैंग्वेज बोलते हैं बंगाली बोलते हैं। म्यांमार कंसीडर करते हैं कि जब वो इंडिपेंडेंट नहीं था, कॉलोनियल इरा में था, तो रोहिंग्यास उस वक्त इनके लैंड में माइग्रेट हो गए थे, जिस वजह से म्यांमार कभी भी रोहिंग्यास को फुल सिटीजनशिप नहीं देता। इंडिया ने भी जो भी रोहिंग्या मुस्लिम वेस्ट तो मेनली बांग्लादेश में वो माइग्रेट होते हैं, लेकिन अगर रोहिंग्या कोई इंडिया में आता है तो इंडिया लीगली डिपोर्ट करता है रोहिंग्या को म्यांमार के अंदर। सिंस हाउएवर ये पार्ट नहीं है 1951 कन्वेंशन का ऑन रेफ्यूजीज और ना ही 1967 प्रोटोकॉल का, ठीक है। इनको इलीगल माइग्रेंट्स माना जाता है इंडिया में। अगर रोहिंग्यास इंडिया में आते हैं माइग्रेट करके तो हम इंडिया वाले इसको इलीगल माइग्रेंट मानने जाएंगे, बिकॉज इंडिया के पास ऐसा कोई भी डोमेस्टिक लाइन नहीं है जो इनकी प्रोटेक्शन को गवर्न कर सके। इनफैक्ट अभी क्या है, जो रोहिंग्यास बांग्लादेश में क्या हो जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करके बांग्लादेशी गवर्नमेंट को असिस्टेंस दे रखी है अंडर ऑपरेशन इंसानियत। क्या अंडर ऑपरेशन इंसानियत? देखो, जो ये रोहिंग्या रेफ्यूज़ीज़ जो मेनली बांग्लादेश में चले जाते हैं, तो वहाँ पे उनका अलग ही एक आइलैंड है, भाषणचार आइलैंड। वहाँ पे 6000 से 7000 रोहिंग्या रेफ्यूज़ीज़ हैं, वो बांग्लादेश में रह रहे हैं, ठीक है। उनको रीलोकेट किया था उन्होंने न्यूली बिल्ड कैंप भाषणचार आइलैंड रेफ्यूजी से। भाषणचार जो आइलैंड है, अगर आपने मेरी और मैगजीन्स पढ़ी होगी, ये काफ़ी प्रोन टू फ्लड्स, ये जो जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर हैं उन एरिया से काफ़ी ये प्रोन है। और अभी जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो उसमें भी इन लोग काफ़ी इसमें ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ठीक है। ये जो आइलैंड है वो हिमालय स्लिट में 2000 माउथ ऑफ रिवर मेघना रिवर के पास है। अब पढ़ लेते हैं कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड, जिसमें गाम्बिया और म्यांमार दोनों ने साइन किया हुआ है क्या। पहली बार जो ये अडॉप्ट किया गया था यूएन जनरल असेंबली ने 1948 में, और ये फोर्स में आया था 1951 में। 152 स्टेट्स ने इसको रेटिफाई किया हुआ है, और मोस्ट रिसेंटली मॉरिशस ने 2019 में से क्या किया, एक्सेप्ट किया। ये जीनोसाइड को डिफाइन करता है कोई भी ऐसा लीगल टर्म्स में, अगर आपने कोई किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, किसी को तो पूरा डिस्ट्रॉय या किसी को पार्टली डिस्ट्रॉय, नेशनल किसी की नेशनल आइडेंटिटी खोना चाहते हो आप, या एथनिकल या रेशियल और रिलीजियस ग्रुप, कुछ भी ऐसा करना चाहते हो किसमें, अगर आप किसी रिलीजियस ग्रुप के साथ, जैसे या तो आपने उस ग्रुप के मेंबर्स को मर्डर ही कर दिया हो, किल कर दिया हो,
या कुछ सीरियस बॉडली इंजरी दे दी हो, कुछ मेंटली हार्म किया हो, या आपने जानबूझ के डेलिबरेटली आपने उस ग्रुप के मेंबर्स को कुछ इससे किया कि लाइफ की वो आगे फिजिकली एक्टिविटीज़ फिजिकली आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया हो, या आपने ऐसे कुछ मेजर किए जिससे वो आके बर्थ ही ना दे सके, ठीक है, ताकि आप उस चाहते नहीं कि उस ग्रुप में बर्थ आए। फोर्सिबली किसी चिल्ड्रन को फोर्सिबली ट्रांसफ़र करना उसके ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, ठीक है। तो इंडिया ने इस ट्रीटी को रेटिफाई किया था 1959 में, ठीक है गाइस। आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। मतलब मुझे खुद ऐसा लगता है प्रीलिम 2020 में इस पर तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बिकॉज ये बिल्कुल फ्रेश न्यूज़ और बहुत अच्छी न्यूज़ है। चलो पढ़ते हैं। इसका एक एक लाइन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एक न्यू पोस्ट क्रिएट करी है, दैट इज़ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि क्या एक लीडरशिप प्रोवाइड करेगा टॉप लेवल पे। किसको? ऑल द 3 विंग्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों का क्या करेगा? लीडरशिप प्रोवाइड करेगा। जो फिलहाल जो पहले जो CDS अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है बिपिन रावत। उनको कंट्री का फर्स्ट CDS क्या क्या अपॉइंट किया गया है। बैकग्राउंड क्या है, ये CDS की पोस्ट कब आई थी या किसने हमें रिकमेंड किया था? तो 2000 में कारगिल रिव्यू कमेटी बैठी थी, तो उसने सबसे पहले CDS की पोस्ट को प्रपोज़ किया था। उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो टास्क फोर्स थे उन्होंने भी KRC की रिपोर्ट को स्टडी किया और उन्होंने भी बोला कि हाँ ये पोस्ट बननी चाहिए। 2011 में नरेश चंद्र की कमेटी थी जो कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी भी थी, उसने भी सुजेस्ट किया कि हाँ CDS का प्रपोजल बनना चाहिए। फिर आई शेखावत कमेटी 2016 में, उसने भी बोला कि हाँ ये पोस्ट बननी चाहिए। तो 4 के 4 जो भी कमेटीज बैठे उन सब ने क्या किया? CDS की पोस्ट के लिए फेवर किया। CDS है क्या? जो पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस होगी, पहली बात इसका रैंक क्या होगी? 4 स्टार जनरल की रैंक होगा और इसका जो सैलरी और जो भी इनको प्रिविलेजेस दिए जाएंगे वो इक्विवेलेंट टू सर्विस चीफ के दिए जाएंगे। ये पोस्ट हमने क्रिएट क्यों की है? ताकि हम जॉइंटनेस को प्रमोट कर सकें, प्रोक्योरमेंट, ट्रेनिंग और स्टाफिंग सर्विसेज में रिसोर्सेज का हम ऑप्टिमल यूज़ कर सकें, प्रमोट कर सकें यूज़ ऑफ इंडिजीनियस इक्विपमेंट बाय द सर्विसेज। जो इसका CDS का मैक्सिमम सर्विंग एज है 65 ईयर्स। जो CDS है वो हेड भी है किसका? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का। ये ध्यान रख लो, स्टार मार्क कर लो। CDS इज़ ऑल्सो द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही एज अ फंक्शनल सेक्रेटरी की तरह फंक्शन करेगा। ये प्राइमस इंटरपेयर है। प्राइमस इंटरपेयर से मतलब कि सबसे पहले इसको ये गिनती में आएगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना प्राइमस इंटरपेयर, प्राइम मिनिस्टर इज द प्राइमस इंटरपेयर ऑफ द कैबिनेट, प्रेसिडेंट इंटरपेयर्स ऑफ द सिटीजन। जब हम इंडिया के सिटीजन में काउंट करते हैं तो फर्स्ट सिटीजन हम प्रेसिडेंट को काउंट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है ये। CDS क्या है? एक प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र है, ये भी नोट करो। तो CDS क्या है? प्रिंसिपल एडवाइज़र है जो कि डिफेंस मिनिस्टर को और हर ट्राई सर्विसेज मैटर पे क्या करेगा? एडवाइस देगा। जो 3 चीफ्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे अपनी एडवाइस देंगे डिफेंस मिनिस्टर्स को। जो भी चीफ्स हैं, 3 चीफ्स कौन से हैं? आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के। तो चीफ हैं वो डिफेंस मिनिस्टर को एडवाइस देंगे ऑन द मैटर एक्सक्लूसिवली कंसर्निंग देयर रिस्पेक्टिव सर्विसेज। ये एक और लाइन करो नोट आगे। CDS कोई भी मिलिट्री कमांड एक्सरसाइज नहीं करेगा इंक्लूडिंग ओवर द 3 सर्विस चीफ्स। ये सर्व करेगा एज अ परमानेंट चेयरमैन। ये परमानेंट चेयरमैन होएगा किसका? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, विच कंप्राइजेस द 3 सर्विस चीफ, ठीक है गाइस। तो इसमें आपने समझ में आया कि CDS का पहली बात रैंक क्या होएगा? 4 स्टार जनरल का। ये हेड होगा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का। ये कोई भी मिलिट्री कमांड को एक्सरसाइज नहीं करेगा, ठीक है गाइस। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये परमानेंट चेयरमैन होगा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का। अब ये परमानेंट चेयरमैन होगा चीफ ऑफ कमेटी का, तो ये क्या क्या काम करेगा? पहली बात तो ये एडमिनिस्टर करेगा जो ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को, साथ में इनके साइबर और स्पेस को। ये मेंबर भी होगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का, जो कि चेयर किया जाता है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, और डिफेंस प्लानिंग कमेटी का जो हेड किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के द्वारा। पहले क्या ये मेंबर किसका है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का भी और डिफेंस प्लानिंग कमेटी का भी। ये मिलिट्री एडवाइज़र की तरह फंक्शन करेगा टू द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ये इम्प्लीमेंट करेगा 5 ईयर डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन प्लान, ठीक है। डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन प्लान को इम्प्लीमेंट करेगा। ये असाइन करेगा इंटर सर्विस प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। मतलब अगर जैसे बजट एलोकेट होता है तो वो ये प्रायोरिटी देगा कि यार हाँ किस फील्ड को ज़्यादा, किस सर्विस को ज़्यादा ज़रूरत है, उस हिसाब से एलोकेट करेगा। ये क्या करेगा? रिफॉर्म्स लाएगा जो भी फंक्शनिंग की 3 सर्विसेज में हमें चाहिए। अब फंक्शन क्या है किसका? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का। जो ये फॉलो, ये किसके? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स से देख लेते हैं। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा हेड किया जाएगा।
इसका फंक्शन यही है कि जो आर्म्ड फोर्सेस जितने भी यूनियन जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को क्या करेगा, ये एडमिनिस्टर करेगा, इंटीग्रेट करेगा हेड क्वार्टर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंप्राइजिंग आर्मी हेड। इसके अंदर कौन कौन आते हैं, ठीक है, आर्मी हेड क्वार्टर्स, नेवल के हेड क्वार्टर्स, एयर के हेड क्वार्टर्स, डिफेंस स्टाफ के हेड क्वार्टर, सारी टेरिटोरियल आर्मी, वर्क्स रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और जो प्रोक्योरमेंट एक्सक्लूसिवली टू सर्विस होते हैं एक्सेप्ट कैपिटल एक्विजिशन। आपको मेरी बात समझ में आई? जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में उन्होंने बोला कौन कौन से एरिया डील करते हैं, तो उसमें हमने वही बात करी है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है? ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जो डिसाइड करती है न्यू पॉलिसीज़ और कैपिटल एक्विजिशन के 3 सर्विसेज के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और साथ में इंडियन कोस्ट गार्ड के भी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसका चेयरमैन होता है, किस काउंसिल का? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का, ठीक है गाइस। हाई डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो डिसाइड करती है न्यू पॉलिसीज़ पे और कैसे कैपिटल को हमने 3 सर्विसेज में क्या करना है, डिवाइड करना है। इंस्टीट्यूट एक इसके साथ ही एक रिलेटेड न्यूज़ है, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड द एनालिसिस। गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है कि जो इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडी एनालिसिस है उसको रीनेम करके क्या करेंगे, मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। जो ये इंस्टीट्यूट है ये ऑटोनॉमस बॉडी है, किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि डिफेंस और सिक्योरिटी के रिलेटेड जिसको रिसर्च करनी है या उसके रेलेवेंट स्टडीज़ करनी है, ठीक है गाइज। इसका एम क्या है? नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट कर सके ताकि हम नॉलेज को फैला के डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, ठीक है गाइज। सॉरी, एक नॉन न्यूज़ देख लेते हैं। इंडियन ट्राई सर्विसेज कमांड यूनिट, देखो इंडियन ट्राई सर्विसेज कमांड यूनिट है कौन? आर्म्ड सर्विस स्पेशल सर्विस ऑपरेशन डिवीज़न, यही इसकी क्या है? कमांड यूनिट है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीज़न, ये एक ट्राई सर्विस कमांड यूनिट है किसकी? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की। इसके अभी पहले चीफ अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। देन अनदर एन इम्पोर्टेंट न्यूज़, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीज़न के पहले चीफ अपॉइंट किए गए हैं। इनके पास स्पेशल फोर्स कमांडोज होते हैं, कहाँ से? आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट से, नेवी की मैरकोस से और एयरफोर्स की गरुड़ कमांड फोर्स से, ठीक है। इनके पास ये होता है स्पेशल फोर्स कमांडोज होते हैं, ठीक है, आर्मी से भी, नेवी से भी, एयरफोर्स से भी। ये जो 3 यूनिट्स होती हैं ये फंक्शन कहाँ करती हैं? अंडर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। ये जो 3 यूनिट्स है ना हमने करी, आर्मी पैराशूट, नेवी की मार्कोस और एयरफोर्स की गरुड़, ये कहाँ करती हैं फंक्शन? अंडर द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। इस स्टाफ के पास, इस डिवीज़न के पास 3000 ट्रेंड कमांडोज हैं जिन्हें कभी भी वार पे भेज सकते हैं, जंगल्स में या सी में या फिर हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस में या कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस में। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिशंस कंडक्ट करने के लिए, जिसमें हम टारगेट स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन करना है, हाई वैल्यू टारगेट्स इन टर्म्स ऑफ टेररिस्ट एंड क्रिपिंग द वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द एनिमी, ठीक है गाइस। अब इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है क्या? ये ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड द इनेबलिंग प्रायोरिटाइजेशन अक्रॉस द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। कोऑर्डिनेशन करके रखती है हर तीनों फील्ड्स में इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस के। इसमें कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं? इसमें इंडियन आर्मी से भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नेवी से, एयरफोर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी, DRDO से भी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी। ये जो हेड किए जाते हैं वो चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के द्वारा किए जाते हैं और इसमें अलोंग विद डिप्टी चीफ भी होते हैं। ये बॉडी एडवाइस करती है और असिस्ट करती है चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। अब क्या करेगी ये? CDS को क्या करेगी? एडवाइस क्या करेगी। ये 2001 में इस्टेब्लिश हुई थी आफ्टर जब कारगिल रिव्यू कमेटी ने रिकमेंड की थी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी क्या है? ये कमेटी होती है जिसमें 3 कमांडर एंड चीफ होते हैं, किसके? आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, और इसी को हम चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बोलते हैं। ये डिफेंस मिनिस्ट्री को एडवाइस करती है ऑन ऑल द मैटर्स, जो भी मिलिट्री से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उनके पे एडवाइस करती है, और फिर उसको कौन देखता है? कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए टाटा। पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, बाय बाय।